नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। भारत के संविधान की उद्देशिका यह स्पष्ट घोषणा करती है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। लोकतंत्र की पहली शर्त ही यह होती है कि लोग शासन करने वालों को चुन सकें। इस तरह लोकतंत्र के लिए लोगों को मतदान का अधिकार यानी वोट का अधिकार होना और इस बात की भी व्यवस्था होना जरूरी है कि लोग बिना किसी भय, दबाव और लालच के अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। यानी चुनाव निष्पक्ष होना सुनिश्चित करने की व्यवस्था होना भी लोकतंत्र का आधार है। चुनावों द्वारा ही हम विधायकों और संसद सदस्यों को चुनते हैं। यही लोग राज्यों में व केंद्र में सरकार बनाते हैं। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को भारत के संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताया है। भारत के संविधान के भाग 15 में देश में निर्वाचन या चुनाव यानी इलेक्शंस से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों मतलब चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन में निहित होने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 324 में कुल 6 खंड हैं। अनुच्छेद 324 का खंड 1 कहता है कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन कहा गया है। इस तरह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और लोकसभा तथा विधानसभाओं के प्रत्येक सामान्य चुनाव या मध्यावधि चुनाव के पहले निर्वाचक नामावली यानी वोटर लिस्ट तैयार करना निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक कर्तव्य है। निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई निर्वाचक नामावली के आधार पर ही निर्वाचन संपन्न कराया जाता है। निर्वाचक नामावली इस उद्देश्य से तैयार की जाती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति वोट के अधिकार से वंचित न रह जाए जो वोट देने लायक हो। खंड 2 कहता है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करें मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 3 कहता है कि जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाएगा तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। खंड 4 कहता है कि लोकसभा के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात खंड 1 द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेंगे जितने वह आवश्यक समझें। खंड 5 कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें, परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, परंतु यह और किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही
पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। खंड 6 कहता है कि जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगा जितने खंड 1 द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों। इस तरह भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 निर्वाचन आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। संविधान लागू होने के बाद 1950 से लेकर 16 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग के रूप में कार्य करता रहा। मतलब केवल एक ही निर्वाचन आयुक्त होते थे। 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, जिससे निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय बन गया। लेकिन फिर 2 जनवरी 1990 को एक आदेश द्वारा निर्वाचन आयोग को फिर से एक सदस्यीय बना दिया गया। 1991 में संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा की शर्तें अधिनियम 1991 पारित किया गया और 1 अक्टूबर 1993 से यह व्यवस्था की गई कि निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय होगा, यानी निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे तथा निर्वाचन आयोग द्वारा कोई भी निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है, निर्वाचक नामावली तैयार करता है, निर्वाचक नामावली की जांच और उसमें संशोधन करता है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता देता है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटन करता है, निर्वाचन कराता है, चुनावों में धांधली होने की स्थिति में चुनाव को रद्द करके फिर से चुनाव कराता है, उपचुनाव यानी बाई इलेक्शन कराता है, चुनाव खर्चों का विवरण न देने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर सकता है। इसी तरह चुनाव संबंधी अन्य कई कार्य निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होने और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली मतलब वोटर लिस्ट में सम्मिलित किए जाने का दावा न किए जाने के संबंध में प्रावधान करता है और कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली मतलब वोटर लिस्ट होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा। मतलब भारत के किसी भी नागरिक को जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है उसे वोट देने का अधिकार हासिल है, भले ही वह किसी भी धर्म, जाति, वंश या लिंग का हो। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होने का प्रावधान करता है और कहता है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए कम से कम 18 वर्ष की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरहित नहीं किया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में अधिकृत होने का हकदार होगा। संविधान लागू होने के समय
वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके वोट देने की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति के संबंध में प्रावधान करता है और कहता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में जिनके अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार कराना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं उपबंध कर सकेगी। वास्तव में संविधान में निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि केवल निर्वाचन की विधि और निर्वाचन आयोग के अधिकारों और कार्यों के बारे में सामान्य तौर पर प्रावधान किए गए हैं तथा अनुच्छेद 327 द्वारा निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधानों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। संसद द्वारा निर्वाचन से संबंधित विस्तृत अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, परिसीमन अधिनियम 1962, 1972, 2002 आदि। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 19 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो और जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट तिथि को निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य निवासी हो, वह मतदाता यानी वोटर के रूप में पंजीकरण का पात्र है। धारा 20 के अनुसार एक व्यक्ति को मतदाता के रूप में केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित किया जा सकता है जहां वह सामान्यतः निवास करता है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 का नियम 13 कहता है कि कोई व्यक्ति एक निर्वाचक सूची में एक से अधिक बार या एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक सूचियों में नामांकित नहीं हो सकता। यह नियम दोहराव यानी डुप्लीकेशन से बचाने के लिए है, ताकि कोई व्यक्ति एक से अधिक जगह से वोट न दे सके। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति के संबंध में प्रावधान करता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और जहां तक संसद इस निमित्त उपबंध नहीं करती है, वहां तक किसी राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा उस राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में जिनके अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार कराना और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन करने संबंधी प्रावधान करता है और कहता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इसका उपखंड ए कहता है कि अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधि मान्यता जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। उपखंड बी कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं। इस तरह भारत के संविधान का भाग 15 बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह लोकतंत्र के आधार यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संबंध में प्रावधान करता है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।